हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है अवसादी चट्टान का, जो आपका बीए फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 4 है। तो आज इसको करेंगे, सारा क्लासिफिकेशन करेंगे इसका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा ही बोलती हूँ भाई, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आप जैसे स्टूडेंट और भी लॉकडाउन में बैठे हैं उनके पास भी जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल हो सके। कमेंट करें, और जो टॉपिक आपको ना आता वो भी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी कैसी लगी वो भी कमेंट करें, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद में आगे घंटी का बटन आता है, उसको क्लिक करोगे तो ऑल का नोटिफिकेशन आएगा, उसको आप दबाओगे, प्रेस करोगे तो आपको जो मेरी आगे आने वाली वीडियो हैं वो सारी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, फ़ोन की नोटिफिकेशन में आना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का अपना है अवसादी चट्टान। ये 2 प्रकार की होती है, लेकिन प्रकार बाद में देखेंगे। पहले चट्टानी जो अवसादी चट्टान है उसकी परिभाषा देखते हैं। नाम से ही पता चलता है अवसादी, यानी अवसाद से जो चट्टानें बनी है। अब अवसाद क्या होता है उसको समझेंगे, कैसा अवसाद, किस प्रकार का अवसाद। तो उसको समझने के लिए मैं हमेशा ही 3-4 जो शब्द हैं वो बताती हूँ आपको वीडियो में। आज फिर बताती हूँ, बार बार उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। एक आपका होता है अनाच्छादन। अनाच्छादन, ये शब्द है अनाच्छादन। अनाच्छादन का मतलब क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन। ये इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अनाच्छादन का मतलब क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन। आप देखेंगे कि अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है। तो अपक्षय क्या होता है? अपक्षय 2 प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक अपक्षय तो वो होता है जिसके जो भौतिक अपक्षय होता है उसके जो खनिज तत्व होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, वो उसी फॉर्म में रहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक अपक्षय। और रासायनिक अपक्षय में जो इसके खनिज होते हैं, तत्व होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, फॉर्म चेंज होती रहती है खनिज तत्वों की। तो उनको हम रासायनिक अभिक्रिया करके वो चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक। ये आगे दोनों चैप्टर हैं आपके, अपर्दन का भी अपक्षय का भी, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो खाली अपक्षय का जान लो क्या है। अपक्षय का मतलब क्या होता है? कोई भी चट्टान टूट फूट के, छोटे बड़े कंकर पत्थरों में टूट फूट के वहीं पे विदरण हो जाए, यानी वहीं पे इसका वियोजन हो जाए, वहीं गिर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अपक्षय। और अपर्दन का मतलब क्या है? कटाव। अपर्दन का मतलब क्या है? कटाव। एक होता है आपका निक्षेप। निक्षेप का मतलब क्या होता है? जमाव। जब भी ये वर्ड आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अपर्दन का नाम आए तो कटाव आना चाहिए कि अपर्दन का मतलब कट रही है, कोई भी चीज़ कटाव करके जा रही है। और निक्षेप का नाम आए तो पता चले आपको कि जमाव हो रहा है। और अपक्षय का मतलब यानी चट्टानें टूट फूट के वहीं पे इकट्ठी हो रही हैं, विदरण हो रहा है, उनका वियोजन हो रहा है वहीं पे। अनाच्छादन का मतलब होता है अपक्षय और अपर्दन। तो इसको थोड़ा सा हटा के आगे करते हैं। अब आ जाओ परिभाषा पे। जो अवसादन की परिभाषा है, अपन लिखेंगे नहीं, वर्बली बोलेंगे, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। तो वर्बली बोलेंगे। किसी बच्चे को लिखना है तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठा करें। इसमें साथ के साथ मैं जीके के क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करती चलती हूँ, ताकि आपके जीके की तैयारी भी साथ साथ होती रहे, वो भी बीच बीच में बताते रहते हैं। तो अवसादी जो चट्टान है, जो अपन ने डिस्कस किया था अभी, अपक्षय और अपर्दन। जब किसी चट्टान का अपक्षय और अपर्दन होता है तो उसका अवसाद, उसका मलबा इकट्ठा होता है, और वो किसी भी अनाच्छादन के साधन, यानी अनाच्छादन के साधन बोले तो जैसे आपकी नदी है, नदियाँ अपने किनारों को काटते हुए चलती हैं, तली को काटते हुए चलती हैं, वह कंकड़ पत्थर मिट्टी कण सब कुछ अपने साथ लेके चलती हैं। और जब बहाव कम हो जाता है तो वो किनारों पे भी छोड़ देती हैं कुछ क्या करती हैं, जैसे पहाड़ों से जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तो मैदानों में भी साथ लेके जाती हैं। कंकड़ पत्थरों का जो जमाव है वो परत बाई परत हर साल क्या कर देती हैं? परत के ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ऐसे जमा करती रहती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवसाद। तो फिर लाखों वर्षों में वो परत दर परत जमता रहता है, जिसे नीचे टेम्परेचर और दबाव के कारण किस चीज़ का बनता है? आपकी अवसादी चट्टानें बनती हैं। कैसे बनती पता चल गया ना। जो अपक्षय और अपर्दन है, इनका जो अनाच्छादन के साधन है उनके द्वारा, चाहे वो वायु हो, वायु से भी कई बारी तूफान आते हैं, तो वायु से कंकड़ के देखो, अपन जब बाहर निकलते हैं और वायु बहुत तेज़ गति से चलती है, जिसको अपन देसी भाषा में लू बोलते हैं,
तो अपने मिट्टी के साथ साथ कुछ कंकड़ भी लगते हैं ना छोटे छोटे फेस पे, तो वो भी आपके जो तूफ़ान के कारण या नदियों के बहाव के कारण या हिम नदियाँ भी होती हैं बड़ी बड़ी, वो तब खिसकती हैं, वो भी बड़ी बड़ी शिलाखंड चट्टान वगैरह और छोटे कंकड़ पत्थर लेके अपने साथ चलती हैं, तब वो पिघल जाते हैं, तो वहीं पे उनका निक्षेप हो जाता है। तो निक्षेप का मतलब मैंने बताया था जमाव हो जाता है। तो ऐसे परत दर परत चलता रहता है लाखों वर्षों तक, और उसके बाद में किसका निर्माण हो जाता है उन चीज़ों से, अवसादी चट्टानों का। यानी वो सारा मलबा, वो अवसाद इकट्ठा होता रहता है परत दर परत, उसको हम क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानी। चलो अब देख लेते हैं, इसके दो भाग हैं अवसादी चट्टानों के। पहला है आपका निर्जीव, जैविक और अजैविक। पहले देख लेते हैं अपन। निर्जीव अवसादी चट्टान और दूसरा जैव अवसादी चट्टान। भाई इसकी जो साथ के साथ इंग्लिश का फॉर्म भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करो, कई बच्चों के समझ में नहीं आता, तो उसको एक बार ही देखना है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक रॉक्स, और इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक। इसको इनऑर्गेनिक रॉक। तो ये दो प्रकार होते हैं अवसादी चट्टानों के, एक तो जिसमें जीवाश्म होते हैं, एक जिसमें जीवाश्म होते हैं, दूसरे में जीवाश्म नहीं होते। निर्जीव का मतलब जिसमें जीवाश्म नहीं होते हों। तो जो आपकी निर्जीव चट्टानें हैं वो किस प्रकार की होंगी, जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, जो अवसादी चट्टानें हैं वो अपर्दन और अपक्षय के जो अनाच्छादन के साधन हैं उनके क्या करती हैं, वो सारा का सारा कटाव यानी अपर्दन और निक्षेप और आपका अपक्षय के कारण जो परत दर परत जमती रहती है वो आपकी किस में आती है, निर्जीव में आती है। यानी यहाँ जैविक चट्टानें नहीं होती। जैविक चट्टानें अभी देखेंगे कि जैविक वाली कौन सी होती हैं, जिनमें जीवों की मिलती है, जिनमें जीवाश्म मिलते हैं और जिनमें जीवाश्म नहीं मिलते। तो जो जीवाश्म नहीं मिलते इसके भी दो प्रकार हैं। एक है आपका यांत्रिक अवसादी चट्टानें, ठीक है। दूसरा है आपका रासायनिक अवसादी चट्टानें। ये पहला, ये दूसरा। अब रासायनिक और अवसादी कौन कौन से होते हैं, जो आपके यांत्रिक हैं इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है दूसरे से लिख लेते हैं थोड़ा सा अलग अलग। बालू प्रधान, पहला क्या है, बालू प्रधान अवसादी चट्टानी, बालू प्रधान अवसादी चट्टानी। दूसरा है इसका चिक्का प्रधान अवसादी चट्टानी। अब नाम से ही ये देखो, जो रॉक के आपके नाम है वो नाम से ही इनकी डेफिनेशन बनती है सारे के सारे। ये रासायनिक क्रिया के द्वारा, ये यांत्रिक क्रिया के द्वारा। यांत्रिक में भी दो प्रकार हैं, बालू प्रधान यानी बालू मिट्टी से बनी है, ये चिक्का यानी चिक्का मिट्टी से बनी है। अब कैसे बनी है वो देखते हैं। जो आपकी बालू प्रधान है, ये आपका जो एरिया है, बालू मिट्टी का एरिया लगा लो, ये एरिया लगा लो, या और भी है। अपन एक इंडियन ज्योग्राफी में अपन ने गंगा का नदी तंत्र पढ़ा था, तो उससे अपन थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। जो गंगा नदी तंत्र है वो पहाड़ों से होती हुई मैदानों में आती है। जो उत्तर भारत का मैदान है वो किसका है, उसमें कौन सी मिट्टी है, बालू मिट्टी है, चिक्का मिट्टी है, उसमें चिक्का मिट्टी है, यानी काली मिट्टी की प्रधानता ज़्यादा है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं।
तो तब आती है वो हर साल। वो उसका तो काम ही है, क्योंकि कहाँ से शुरुआत होती है उसकी, हिम नदियों से उसकी शुरुआत होती है, वहाँ से उसका उद्गम स्थान होता है और आपके मैदानों में होती हुई बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है, वो डेल्टा बनाती है। तो सारे के सारे कोई भी साधन हो उसमें, आना साधन में अपक्षय हो, अपर्दन हो, निक्षेप हो, तो सारे के सारे सबसे पहले क्या करेगी, पहाड़ों से आते हुए वो बड़े बड़े शिलाखंड लेके आएगी, पत्थर लेके आएगी। वो वेग कम हो जाएगा तो धीरे धीरे वहीं पे रह जाएंगे। उसके बाद में जैसे अपन ने उसमें पढ़ा भी था ना, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, ये जो पर्वतों के गिरिपद हैं। गिरिपद किसको बोलते हैं, जहाँ से पर्वत स्टार्ट होते हैं और मैदान स्टार्ट होते हैं, पर्वत शुरू होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जहाँ जड़ें होती हैं पर्वतों की, उनको गिरिपद बोलते हैं पर्वतों के। तो वहाँ पे जमा हो जाता है। वहाँ पे जमा होने के बाद जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेके आती है। उसके बाद आगे और छोटे महीन कंकड़ पत्थर और चिक्का गाद जैसा लेके आती है। तो उससे किसका निर्माण होता है, आपका चिक्का मिट्टी का। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्ले मिट्टी का। इसका उदाहरण है चिक्का मिट्टी का, यही एक समझ में आ गया। बालू मिट्टी का, बालू मिट्टी में क्या है, जब समुद्र है, झील है, कोई भी आपका जलीय भाग है, उसमें क्या होता है, जैसे आपका एक यही ले लेते हैं अपन, जो आपकी गंगा है, गंगा नदी है। तो गंगा नदी मैदानों से होते हुए कहाँ डेल्टा बनाती है, आपका समुद्र में डेल्टा बनाती है। तो समुद्र में डेल्टा बनाएगी तब क्या होगा, जब वो डेल्टा बनाती है तो कुछ अवसाद, कोई भी अवसाद है उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, फिर गाद जैसा भी सारा का सारा कहाँ जमा करती रहती है, डेल्टा बनाती है वहाँ पे समुद्र में। तो समुद्र में या झील में कहीं भी ये आपका समुद्री है इलाका जहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा के साथ क्या लेके आती है, वो कंकड़ पत्थर लेके आती है। तो वो धीरे धीरे समुद्र में इकट्ठा होता रहता है, तलछट बोलते हैं जिसको, ये तलछट इकट्ठा होता रहता है। कंकड़ पत्थर छोटे छोटे बड़े बजरी टाइप के और फिर छोटे छोटे गाद जैसी। तो ये क्या है, कालांतर में धीरे धीरे ठोस रूप धारण कर लेते हैं। और इन ठोस रूप धारण करने के बाद क्या बनता है, आपका बालू प्रधान अवसादी। इसका एग्जाम्पल है बालू पत्थर, इसका एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं आपका रासायनिक अवसादी चट्टान है, जो आपकी रासायनिक अवसादी चट्टान किससे बनेगी, इसके कोई प्रकार नहीं है, ये एक ही है। ये बनती है आपकी झीलों से, लैगून से। अब एक नया शब्द आ गया यहाँ पे, लैगून। तो पहले कोई भी नया शब्द आता है मैं उसकी डेफिनेशन देती हूँ, आपको बताती हूँ क्या होता है। कई बच्चों को पता भी होगा लैगून क्या होता है, फिर भी बता देते हैं। जो आपका इलाका है, तटीय इलाका है ना नीचे भारत का, तो इधर आपके बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है। जो समुद्री धाराएं यहाँ पे टकराती हैं, तटों पे आके टकराती हैं और बाद में बैक वॉश बोलते हैं इसको, तरंग वापस जाती है। तो क्या करते भाई, वापस जाती है तो अपने साथ गाद, कंकड़ पत्थर, बजरी से क्या कर लेती हैं, यहाँ पे निक्षेप शुरू कर देती है। यहाँ पे क्या कर देती है, निक्षेप शुरू कर देती है। इस टाइप का निक्षेप हो जाता है। तो यहाँ पे निक्षेप हो जाता है और जो ये आपकी लैगून झील का निर्माण होता है, इसमें समुद्र से आने जाने का रास्ता होता है और ये एक झील नुमा हो जाती है, चारों तरफ से घिर जाती है, सिर्फ समुद्र से आने जाने का रास्ता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। एक बार इसको कर देते थोड़ा सा, यहाँ से समझ में आ गया भाई लैगून झील क्या होती हैं। तो जब लैगून झील हैं और झीलें हैं, इनमें भी क्या है, वायु द्वारा जब वायु तूफान आते हैं, आपको पता है तूफान आते हैं तो उसमें आंधी में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी जाते हैं, बालू मिट्टी भी जाती है, गाद भी जाती रहती है। तो झीलों में और लैगून में धीरे धीरे इसका जमाव बढ़ता जाता है। जैसे ये झील है, इसमें क्या है, सारी चीज़ें आती रहेंगी आपकी, ऊपर से वायु के द्वारा भी आएंगी, नदियों द्वारा भी आएंगी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे तलछट इकट्ठा हो जाता है, वही समुद्री वाला, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, छोटे कंकड़ पत्थर और फिर गाद मिट्टी। ऐसे ये जो आपकी झील है ये नीचे से भरती चली जाती है, बहुत साल लग जाते हैं इसमें, भरती चली जाएगी। और जब कुछ कारक आपके
जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें कुछ उसके प्रभाव से, कुछ जैसे तापमान और दबाव के कारण, जब भारी तापमान लगता है और दबाव बढ़ता है तो ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे पक्की यानी ठोस हो जाती हैं। और ठोस होने के बाद जो ऊपर इसमें तलछट में गाद वगैरह रह जाती है, पानी रह जाता है, तो वो जैसे किसी कारणवश जैसे तापमान से, टेम्परेचर से इसको सोख लेता है, टेम्परेचर से सोख लेता है। जैसे छोटी चीज़ आपको बताएं, आपके गांव में तालाब होता है तो तालाब में पानी रहता है, वो कुछ तो ज़मीन सोख लेती है, और उस तालाब में जैसे आंधी से, मी से, या फिर कोई छोटी मोटी नदी, तालाब में तो नहीं होगी, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कुछ किसी भी कारणवश उसके अंदर सारे की सारी अवसाद जमा हो रहे हैं धीरे धीरे, और बाद में क्या हो जाएगा, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो टेम्परेचर से वाष्पीकरण हो जाएगा, पानी का वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा और नीचे गाद रह जाएगी। कुछ दिनों बाद उसको देखोगे तो गाद को बिल्कुल सूख जाएगी, सिकुड़ जाएगी और एक ठोस चट्टान का रूप धारण कर लेती है वो। तो ऐसे जो लैगून झीलें हैं खारे पानी की, खासकर खारे पानी की जो झीलें होती हैं वो सूख जाती हैं, और सूखने के बाद एक चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अवसादी चट्टान बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल माने तो आपका सेंधा नमक है, आपका जिप्सम है, इसी प्रकार बनता है, आपका शोरा है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, रासायनिक अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। तो ये थे आपके निर्जीव चट्टानों के। निर्जीव में दो थी आपकी यांत्रिक, रासायनिक। यांत्रिक फिर दो बालू प्रधान और चिक्का प्रधान। बालू प्रधान और चिक्का प्रधान के एग्जाम्पल ये दोनों, ये बालू पत्थर और चिक्का। बाद में आपकी रासायनिक कैसे पता है कि रासायनिक क्रिया अभिक्रिया करके जो बनती हैं, नीचे तलछट में इकट्ठा हो जाता है मलबा और वो धीरे धीरे चट्टान का रूप धारण कर लेता है, और जो पानी रहता है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। तो जिससे क्या बनता है, खारे पानी की झीलों में नमक बनता है ना, जैसे सेंधा नमक है, जिप्सम है, शोरा है। अब आ जाते हैं जैविक, जो आपकी जैव अवसादी चट्टानें हैं। ये भाई वैसे भी इम्पोर्टेंट भी हैं। आपने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी या काल पढ़े थे, ध्यान है ना, काल पढ़े थे, बोल रहे थे मैम अटपटे हैं, ध्यान नहीं है, तो उनमें पता था कालों में कि कौन से काल में कौन से जीवों की उत्पत्ति हुई थी और कौन से काल में कौन से जीव विलुप्त हो गए थे। जैसे डायनासोर का अपन ने देखा था कि इस काल में उत्पत्ति हुई और इस काल में वो विनाश हो गया था, और उसके बाद में दूसरे काल में अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो वो किससे पता चलता है भाई, सबसे ज़्यादा आपकी जो अवसादी चट्टानें हैं जैविक, वो भी जीव यानी जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे जीवाश्म, अभी पता चलेगा, डिस्कस करते हैं। ये भी आपके दो प्रकार हैं, इसके भी दो प्रकार हैं। पहला है आपका चूना प्रधान अवसादी चट्टानें, चूना प्रधान। दूसरा है आपका कार्बन प्रधान, दूसरा है आपका कार्बन प्रधान। अब इनमें जीव कैसे मिलते हैं ये देखते हैं। जो चूना प्रधान जो कैसे बनती है, जो चूना मिट्टी होती है वो कैसे बनती है, चूने की मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जब समुद्र में जो भी आपका जैसे उष्णकटिबंधीय है, जो महासागर हैं, पता है ना, बीच के जो मकर और कर्क रेखा के बीच में अपना जो ग्लोब है उसमें ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। ये उष्णकटिबंध में आता है सारा का सारा जलीय भाग। जो आपके झीलों में या फिर महासागरों में एक जीव पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, परवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको भाई, परवाल भित्ति। अब ये नया शब्द आ गया, परवाल भित्ति। क्या होती है परवाल भित्ति? अगर गांव के बच्चे हैं तो उन्होंने ज़रूर देखा है उसको। परवाल क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। परवाल देखो भाई, इस टाइप का आपने नहर होती है आपके आसपास एरिया में, नहर देखी होगी, या फिर छोटे बच्चे थे आप उस टाइम पे, छोटे छोटे शंख टाइप में देखे होंगे आपने, और उसको अपन जब तोड़ते थे तो उसमें एक जीव निकलता था। तो बहुत सारे आप नहरों में कोई बच्चे नहाए हैं तो उनको तो पता ही है, और जब नहरें सूख जाती हैं तो ये काफ़ी मात्रा में देखने को भी मिलते हैं।
तो इनको क्या बोलते हैं हम, परवाल बोलते हैं। इनमें जीव होते हैं, ये बड़े छोटे बहुत सारे आकार के होते हैं। तो चूना प्रधान जो अवसादी चट्टानें हैं वो कैसे बनती, समुद्री इलाकों में वही है जो नदियाँ भी सारी चीज़ें बहा के लेके आती हैं, उनके साथ साथ और क्या होता है आपका जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु। सबसे ज़्यादा समुद्री जीव जंतु कौन से, आपके परवाल भित्ती के जो समुद्री जीव जंतु हैं वो भी नीचे क्या होते हैं, दबते चले जाते हैं और ऊपर से आपकी मिट्टी जमा हो जाती है, परत दर परत चलता रहता है यही। और जो ये परवाल है इनकी एक खासियत होती है भाई, ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं ऐसे, और जब ये ख़त्म हो जाते हैं इसके ऊपर और चिपक जाते हैं, ऐसे चिपकते चिपकते ये एक दीवार की भांति, कई बार तो एक बड़ी दीवार भी बना लेते हैं, जो कई बार जीके में आता है, लिख भी लो आप। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको परवाल भित्ती बोलते हैं। वो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ती है जो 2000 किलोमीटर बड़ी है। और परवाल द्वीप भी बोला जाता है, अपने इंडिया में भी परवाल द्वीप है। तो उन परवाल द्वीप वो भी क्या होती है, वो चारों तरफ ऐसे इस जमा होते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो एक द्वीप का रूप धारण कर लेते हैं। यानी चारों तरफ महासागर होता है, बीच में उठा हुआ भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो द्वीप में जो एक परवाल से बने हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, परवाल द्वीप बोलेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो ये चुनने के होते हैं भाई, ये दबते चले जाते हैं आपस में, तो जिससे किसका होता है आपका चूना प्रधान, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। देखो निर्माण प्रक्रिया सेम है, जब नाम ही अवसाद आ गया तो सारी चीज़ें अवसाद से ही बनती हैं। अवसाद बताए दिया, चाहे वो हिम नदी द्वारा हो, वायु द्वारा हो। ये 4 आपके आगे लेसन भी हैं कि वायु द्वारा बनी आकृति और आपका जल द्वारा बनी आकृति, वो आगे डिस्कस करेंगे, उसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सारे के सारे जो अवसाद से बनी है, तो इसमें कौन सा आ गया आपका चुनने का मात्रा ज़्यादा आ गई है। समुद्री जो जीव जंतु हैं वो कालांतर में तली में तलछट में जमा होते रहते हैं और किसका रूप धारण कर लेते हैं, फिर एक ठोस चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चूना प्रधान अवसादी चट्टानें। डिलीट कर लेते हैं भाई एक बारी। अब दूसरी बात आती है आपके कार्बन की, कार्बन प्रधान। ये क्या होगी, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, इसमें चूने की मात्रा ज़्यादा होगी। तो कार्बन प्रधान है वो किससे, ये तो जीव जंतुओं से बनता है। जो आपके चूना प्रधान है इसमें जीवों की संख्या ज़्यादा होती है। क्या है, जीवों की संख्या ज़्यादा होती है, उनके अस्थि पंजर वगैरह होते हैं, उनसे पंजर से बनती हैं भाई। इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या रहेगा भाई, जो आपका दलदली इलाका है, कोई भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक अपन एग्जाम्पल ले, जो दलदली इलाका आपका जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, वो 0 डिग्री रोज़ मध्याह्न के बाद वहाँ बारिश होती है, बहुत सारी वनस्पति है। तो ये आपकी वनस्पति से बनी है। जो कार्बन है ये किससे बना है, दलदली इलाका है जहाँ पे, और वहाँ पे क्या है, वनस्पति हूँ। वनस्पति समझते हो ना, पेड़ पौधे। तो वनस्पतियों की पत्तियों से पत्ती हैं, टहनी हैं, पेड़ हैं। पेड़ भी कई बार आंधी तूफान आते हैं तो पेड़ भी गिर जाते हैं। तो ये सारा क्या होता है, कालांतर में भाई ये सारे कालांतर में नीचे दब जाते हैं और इसके ऊपर नई परत बनती रहती है। वो लाखों वर्ष लग जाते हैं इन चीज़ों को। ये नहीं है कि अभी 2 साल, 5 साल, 10 साल या 10,000 साल, ये लाखों वर्षों का
इसका प्रोसेस होता है। तो लाखों वर्षों में जब ये लकड़ियाँ दब जाती हैं, दबने के बाद क्या होता है, जो स्थल भाग में जब लकड़ियाँ दब जाएंगी तो नीचे देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, इतना टेम्परेचर है कि वहाँ पे चट्टानें भी पिघल जाती हैं। तो ये तो क्या चीज़ है, तो वहाँ सारी की सारी जब टेम्परेचर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, तो कार्बन छोड़ के, यानी जो ये चट्टानें हैं, ये ना जो ये वनस्पति हैं आपकी, जैसे पेड़ पौधे हैं, ये हज़ारों लाखों वर्षों पहले दबे होंगे नीचे। तो क्या हो गया, वो मैग्मा उबला है या फिर तापमान बढ़ा है, उसके कारण कार्बन रह गया खाली, यानी ये बिल्कुल ब्लैक होगी। जब कोई भी लकड़ी हम जलाते हैं तो जलने के बाद क्या रह जाता है, कोयला रह जाता है ना। तो इनका क्या बनता है, जो वनस्पति हैं इन पे भी इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है नीचे कि कोयला बन जाती हैं। ये सारी की सारी क्या बन जाती हैं, ये सारा का सारा कोयला, कोयले में तब्दील हो जाती हैं, कार्बन में तब्दील हो जाती हैं। और कोयला आपने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी में कि कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, वो कोयला क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। तो कार्बन की मात्रा, इसमें एग्जाम्पल देखें, जो 60 से 90% है वो आपका एंथ्रासाइड है ना, कोयले की किस्म, ये एग्जाम्पल हैं इसके। एंथ्रासाइड कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतना ज़्यादा कोयला अच्छी तरीके से जलेगा और उसमें धुआं नहीं आएगा। जितना कार्बन की मात्रा कम होगी, जैसे लो लेवल का देखें अपन, कार्बन की मात्रा जिसमें 45% है, सबसे घटिया किस्म का बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पीट कोयला बोलते हैं ना, पीट कोयला वो है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, आपके कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हैं, दोनों के दोनों। ये जीवों से बनी है सबसे ज़्यादा, और वो वनस्पति से बनी है। दलदली इलाके में वनस्पति हैं, वो धीरे धीरे कई लाखों वर्षों में क्या करती रहती हैं, नीचे दबती रहती हैं और परत दर परत दूसरी परतें चढ़ती रहती हैं। तो ये आपका निर्जीव था और ये आपका जैविक था। इसमें सारा का सारा आपका जैविक चट्टानों से ही लेटेस्ट आपके अध्ययन होते हैं कि कालांतर में पृथ्वी बनी होगी तब क्या था, कौन से काल में कौन से जीव पाए जाते थे, वो इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। मोस्टली अवसादी चट्टानों में अध्ययन किया जाता है, तब पता चलता है। जीवों का अध्ययन किया जाता है, जो जीवों की चट्टानें बनी हैं चूना प्रधान, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये तो थे इसके प्रकार। ये किसके क्लासिफिकेशन था भाई, इसका क्लासिफिकेशन था संरचना के आधार पे। ये दोनों के दोनों किसके आधार पे थे, संरचना के आधार पर। ये संरचना के आधार पे था। अभी थोड़ा सा निर्माण कार्य और देख लेते हैं। निर्माण के आधार पे भी है इसका। निर्माण के आधार पे, यानी सेम चीज़ें हैं वो भी निर्माण के आधार पर पहला है आपका जलीय निर्माण। जलीय चट्टानें बोल सकते हैं इसको, जलीय निर्माण चट्टानें, यानी जल द्वारा जो चट्टानें बनती हैं। कैसे बनेंगी जल द्वारा चट्टानें, इसके 3 पार्ट हैं। पहला है वही नदियों द्वारा, जो अपन ने डिस्कस किया था अभी कि सारे कंकड़ पत्थर गाद वगैरह लेके आती हैं नदियाँ, और वो समुद्र में इकट्ठा होता रहता है स्तर बाय स्तर, और लाखों वर्षों के बाद कालांतर में क्या हो जाती हैं, वो ठोस रूप धारण कर लेते हैं, वो चट्टानें बनती हैं। दूसरा है आपका झीलों द्वारा। झीलों का भी अभी डिस्कस किया था कैसे प्रोसेस होता है बनाने का। तीसरा है इसका समुद्र द्वारा, अभी समुद्र की भी मैंने बताया था। ये तो हो गया नंबर 1 इसका
पार्ट। नंबर 1 जल द्वारा, निर्माण के आधार पे। नंबर 1 जल द्वारा, जल के 3 पार्ट हैं, नदियों द्वारा, झीलों द्वारा और समुद्र द्वारा। दूसरा है इसका वायु द्वारा। तो वायु द्वारा अभी डिस्कस किया था भाई, जब तूफान आता है, आंधी आती है, तो उसमें कंकड़ पत्थर और आपके भी बजरी वगैरह छोटे मोटे कंकड़ पत्थर वो उड़ के बहुत तेज़ गति से उड़ते हैं, और तब हवा का वेग कम हो जाता है, तो वो वहीं पे निक्षेप कर देते हैं। निक्षेप का मतलब जमाव कर देते हैं, या फिर आपका ऊंचे धरातल से और निचाई में आके क्या कर देते हैं, निक्षेप कर देते हैं। उसको हम कौन सी चट्टानें बोलेंगे? वायु द्वारा बनी चट्टानें। तीसरा है आपका हिमानी द्वारा। अब हिमानी क्या है भाई? हिमानी द्वारा बनी चट्टानें। ये आपके हिमानी का आगे एक चैप्टर है कि इसके द्वारा बनी जो शिलाकृतियाँ हैं उनका वर्णन। तो हिमानी क्या करती है? आपको पता है कितना बड़ा ग्लेशियर है अपना, तो ऊपर जो ग्लेशियर है उसमें से कुछ भाग किसी भूकंप से या किसी कारणवश टूटता है, और टूट के जब वो नीचे खिसकना शुरू होता है, तो वो बड़ी बड़ी सी वो नीचे जो उसका तली होती है उसमें क्या करता है, तली को बराबर से भी और तली को काटते हुए चलती है। हिम नदी भी बोलते हैं उसको, क्योंकि पिघल के फिर वो नदी का रूप धारण कर लेती है। ऊपर हिम होते हैं, हिम भी खिसकते हैं, खिसकने के साथ साथ क्या लेके आते हैं, वो भी बड़े बड़े शिलाखंड और कंकड़ पत्थर तोड़ते फोड़ते रहते हैं। तो उनके भी जमाव के कारण, निक्षेप के कारण क्या बनती हैं, आपकी चट्टानें बनती हैं। उनमें भी तापमान और दाब का प्रेशर पड़ता है, तो क्या बन जाती हैं कालांतर में हिमानी चट्टानें। तो ये आपकी क्या थी, निर्माण के आधार पे थी 3 प्रकार की चट्टानें। अब आ जाते हैं इनके महत्व पे प्रकाश डाल लेते हैं कि इनका महत्व क्या है। अब आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि महत्व में क्या क्या आ सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो जीवाश्म है। जीवाश्म किसके लिए काम आते हैं? आपने 10वीं 12वीं 11वीं में पढ़ा होगा कि लकड़ी किससे बनती है, आपका कोयला किससे बनता है, तो महत्व में आएगा या नहीं आएगा? या फिर आपके तेल कहाँ से निकलता है, कौन सी चट्टानों से निकलता है, किस प्रकार की ये चट्टानें हैं। आप देख लेते हैं महत्व चट्टानों का, महत्व औषधि चट्टानों का महत्व। महत्व देख लेते हैं भाई, किस में काम आती हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी की सारी। पहले महत्व देखें या विशेषता देखें? आपकी बुक में विशेषता है, तो पहले विशेषता देख लेते हैं यहाँ पे, महत्व बाद में देख लेंगे। पहले बाद में कैसे भी देखो भाई, याद करने की मतलब है। तो विशेषता में सबसे पहले क्या है, देखो ये परतदार, परत वाइज परत बनता है ना, तो ये कौन सी चट्टानें हैं? पहला इसका ये परतदार चट्टानें हैं। दूसरा क्या है इसका, ये परतदार हैं, इसमें क्या है, रवे नहीं बनते। तीसरा परतदार है, इसमें रवे नहीं बनते, ये सैरंध्र है। सैरंध्र क्या होता है भाई? यानी पानी आसानी से इसमें ऑब्जर्व हो जाता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सैरंध्र चट्टान है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लिख लेना अच्छे से। इसमें क्या होते हैं, सैरंध्र होते हैं। और क्या है भाई इसमें, ये जो परतदार चट्टानें हैं ये क्या है, जब अपन चाकू लेंगे तो इसको थोड़ा सा कुरेदने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा से कण टाइप में कुरेदना शुरू हो जाएंगे, यानी ये नरम चट्टानें हैं। लावा की अपेक्षा क्या है ये, और चट्टानों की अपेक्षा नरम है। पांचवा क्या है, जब ये चट्टानें नरम है तो इनका आसानी से क्या हो जाएगा, अपर्दन अपक्षय, अपर्दन और अपक्षय आसानी से हो जाता है। ये इसकी विशेषताएं हैं भाई। और
कई बार पूछ लिया जाता है इसमें क्वेश्चन कि जैविक चट्टानें कौन सी हैं। तो ये जैविक चट्टानें आपके अवसादी चट्टानें कौन सी हैं? जैविक। और आपकी जो आग्नेय चट्टानी थी वो क्या थी? अजैविक, यानी उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता था। कई बार पूछ लेते कौन सी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, तो कौन सी चट्टान में पाया जाता है जीवाश्म? आपकी अवसादी में। तो इसमें क्या पाया जाता है भाई? जीवाश्म पाया जाता है। ये तो इसकी थी विशेषता। अभी कर लेते हैं महत्व। क्या महत्व है अवसादी चट्टानों का? जैसे अपन ने किया था, जो आग्नेय चट्टानें थी उनके महत्व में उनमें बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते थे। तो उसमें इतने खनिज पदार्थ तो नहीं मिलते, लेकिन बहुत कुछ खनिज पदार्थ मिलते हैं जो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, कोयला पढ़ा था ना। तो सबसे पहले क्या है, कोयले का उत्पादन होता है। कोयला इसी चट्टान में मिलता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका तेल कूप, तेल होते हैं ना, तेल का भंडार होता है, तेल के कुएं होते हैं जिनसे गाड़ियाँ चलती हैं। पेट्रोल वो किन से निकलता है? आपकी अवसादी चट्टानों से निकलता है। तेल का कैसे निकलता है? आपने पढ़ा भी होगा कि लाखों वर्षों तक जब जीव जंतु नीचे पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं तो उनके दबे हुए वो दब जाते हैं वहाँ पे समुद्रों के आसपास ही ज़्यादातर या तो बालू मिट्टी में तेल के कुएं मिलते हैं या समुद्री इलाकों में तेल के कुएं मिलते हैं। इसीलिए कि जीव जंतु ज़्यादा होते हैं उनमें थोड़ा तेल होता है। तो जो जहाँ जीव जंतु दबे हुए होते हैं वहाँ तेल मिलता है। और कोयला कहाँ मिलता है? जहाँ वनस्पति से जो चट्टानें बनती हैं, वनस्पति से जो चट्टानें बनती हैं, यानी आपके पेड़ पौधे जहाँ दब गए थे और लाखों वर्ष बाद जब उनको निकालते हैं तो किसका निर्माण मिलता है? आपका कोयले का। तीसरा क्या है भाई? जो सीमेंट उद्योग है उसका कच्चा माल, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल मिलता है भाई, इसी में मिलता है कच्चा माल। और क्या हो सकती है भाई इसकी विशेषता बताओ? भवनों में भी इसका निर्माण होता है। कैसे होता है? भवनों में निर्माण होता है। जो आपका जैसे लाल किला है उसमें कौन सा पत्थर है? आपका जो लाल किला है बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और आपका जो चूना पत्थर होता है उससे भी भवन निर्माण होता है। आपने देखे भी होंगे जो गांव में है, पुराने ज़माने के जो अपने घर थे दादा परदादा के, तो वो किससे बने होते थे? चूने के बने हुए होते थे। जो लाल किले या फिर किले टाइप में राजस्थान में आप चले जाओ, आप किले देखोगे तो उसमें ज़्यादातर पत्थर की चिनाई किस में होती थी? चूने में होती थी। तो ये भवन निर्माण के लिए भी उपयोगी है। और क्या हो सकता है भाई इसमें? एक चीज़ और हो सकती है इसमें, नंबर 5 अपन ने किस में पढ़ा था? वो जब नदियाँ, जो गंगा नदी बहा के लेके आती है, मैदानों में आती है, जो उत्तर भारत का मैदान निर्मित है, उस जलोढ़ जो मिट्टी है वो क्या है? उपजाऊ, यानी कृषि के लिए भी उपयोगी है। ये मिट्टी उपजाऊ बनती है। जो जलोढ़ मिट्टी सारी हर साल बाढ़ का पानी आता है वहाँ सूख जाती है, उसको नवीन जलोढ़ बोलते हैं। एक पुरानी जलोढ़ होती है जो बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। तो ये इसके महत्व थे। अब आ जाते हैं अपने इंडिया में, कहाँ कहाँ ये मिलती हैं इंडिया में? वितरण देखें अपन इंडिया में, इनका वितरण देखते हैं। तो इसका वितरण देखोगे तो आप मध्य प्रदेश सबसे पहले, तो वैसे देखा जाए बगैर स्टेट वाइज देखें अपन, तो यहाँ पे किसका डिस्कस किया है अपन ने? उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, अपन ने इंडियन ज्योग्राफी में किया था कि कहाँ है उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान, उत्तरी मैदान और
कहाँ होगा इसका ज़्यादा अवसादी चट्टानें कहाँ बनती हैं, कहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिल सकती है। उत्तरी भारत के मैदान में आता है पानी, और पानी कहाँ आता है आपका जो अभी डिस्कस किया था, इधर और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी इधर क्या है, तो ये तटवर्ती इलाके हैं यहाँ। तो जो तटीय इलाके हैं पूर्व पश्चिमी इलाकों में आपका आंध्र प्रदेश, आपका राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में आपका कोयला कहाँ मिलता है, आपको पता होना चाहिए, जीके के क्वेश्चन में भी आते हैं। कोयले का निर्माण कहाँ है, तो वो सारा का सारा आपका कोयला कहाँ निकलता है, आपका महानदी, गोदावरी, महानदी गोदावरी में बनता है ना। तो ये यहाँ लिख देते हैं अपन, स्टेट लिखे तो झारखंड, और कहाँ कहाँ मिलता है आपका जहाँ जहाँ जैसे बलुआ पत्थर है आपका, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जहाँ मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, ये इसका वितरण होगा। एक आपका राजस्थान, जैसे उसमें अपने आग्नेय चट्टान पड़ा था, वो उसमें राजस्थान भी था, मध्य प्रदेश भी था, तो मध्य प्रदेश इसमें भी है, इसमें मध्य प्रदेश, और आपका उड़ीसा में मिलता है ना आपके गोदावरी बेसिन में ये कोयला मिलता है। तो ये इसका वितरण है इंडिया में कि कहाँ कहाँ ये चट्टानें मिलती हैं। यहीं पे ये ख़त्म होता है आपका अवसादी चट्टान। नेक्स्ट में करेंगे अपन मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टानें। धन्यवाद।